पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि वियतनाम में रैकेट चलाने वाला चेयरमैन असल में एक कोरियन पुलिस ऑफिसर है और दोकी से पकड़े जाने के बाद ये चेयरमैन दोकी को गोली मारने वाला था। लेकिन ये सब होने से पहले ही कोई इस चेयरमैन को ही गोली मार देता है और इस चेयरमैन की वही मौत हो जाती है। इस सीन के बारे में हमें ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी जाती, लेकिन एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि संगचल को कोई इंपॉर्टेंट जानकारी मिली है इस मौत के बारे में, इसलिए वो वियतनाम जाता है। वियतनाम की पुलिस संगचल को बताती है कि जो गोली लगने की वजह से इस आदमी की मौत हुई वो गोली कोरिया में बनी हुई है और जिस लोकेशन से इस आदमी को शूट किया गया था वो लोकेशन बहुत ज्यादा दूर है। इसका मतलब ये काम किसी प्रोफेशनल शार्प शूटर का है। कोरिया वापस आने के बाद संगचल दोकी को ये पूरी स्टोरी बताता है, लेकिन दोकी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और बोलता है कि वहाँ की पुलिस देख लेगी ना इस मर्डर केस के बारे में, तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे हो। तो संगचल बोलता है कि वहाँ की पुलिस जल्दी जल्दी केस बंद करना चाहते हैं, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो या ना हो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस बात को इग्नोर नहीं कर पा रहा कि किसी ने एक प्रोफेशनल शूटर की मदद ली चेयरमैन का मर्डर करने के लिए। जिसने भी हमारे देश के पुलिस ऑफिसर का दिन दहाड़े मर्डर करवाया वो जरूर कोई बड़ा और पावरफुल इंसान है और मुझे इस बात का डर है कि शायद इस बड़े इंसान की नजर अब तुम पे भी होगी। दोकी संगचल को बोलता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, अगर ऐसा कोई इंसान होगा भी तो हम उसे देख लेंगे। और यहाँ ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें एक बहुत दुखी ग्रैंडमा दिखाई जाती है जो एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। जैसे ही उसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है वो प्लेटफॉर्म से नीचे कूदने के लिए तैयार होती है और ये सीन देखकर हम समझ जाते हैं कि ये ग्रैंडमा खुद की जान देने के लिए यहाँ आई है। ये ग्रैंडमा नीचे जंप मारने ही वाली होती है जब इसकी नज़र रेलवे पटरी पे लगे हुए स्टिकर पे जाती है जिस पे लिखा होता है मरो मत बदला लो। और ये देखकर ग्रैंडमा अपना मन बदल लेती है और खुद को रोक लेती है। ग्रैंडमा इस नंबर पे कॉल करती है और संगचल उसका कॉल उठा लेता है। ग्रैंडमा संगचल को बोलती है कि प्लीज़ मेरे बेटे को कुछ होने मत दो और संगचल ये बात सुनकर बहुत कंफ्यूज होता है क्योंकि यूजुअली लोग खुद के लिए मदद मांगते हैं, लेकिन ये ग्रैंडमा किसी और के लिए मदद मांग रही है, इसलिए वो दोकी को जल्दी से ग्रैंडमा के पास भेज देता है। दोकी इस ग्रैंडमा के पास पहुंचने के बाद उससे पूछता है कि आपके साथ क्या हुआ है, तो ये ग्रैंडमा फूट फूट के रोने लगती है और अपनी स्टोरी बताती है। इस ग्रैंडमा का नाम है ली ग्रैंडमा और ये एक छोटे से गाँव में रहती है जहाँ ज्यादातर बूढ़े लोग ही अब रहते हैं। एक दिन अचानक इस गाँव में 3 नौजवान लड़के रहने आ गए और इस गांव का माहौल पूरी तरह से बदल गया। जो गांव पहले बहुत शांत और बोरिंग हुआ करता था वो अचानक जिंदा हो गया है। इन लड़कों में से एक लड़के का नाम है सांगी और सांगी को सारे बूढ़े लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो उनके साथ अच्छे से रहता है, वो उनसे रिस्पेक्ट से बात करता है और वो उनको एंटरटेन भी करता है पुराने जमाने के गाने गा के। सांगी असल में इस गांव में आया था अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस शुरू करने के लिए, लेकिन वो अपने फ्री टाइम में हमेशा बूढ़े लोगों के साथ ही रहता था और जल्दी ये सारे बूढ़े लोग सांगी को अपना बेटा समझने लगे और सांगी भी इन सारे बूढ़े लोगों को मम्मी पापा नाम से बुलाता था। एक दिन सांगी ने गाँव में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए और इस फेस्टिवल में उसने गाने भी गाए, उसने परफॉर्म भी किया और फेस्टिवल खत्म होने के बाद उसने सबको फ्री खाना भी दिया। इस फेस्टिवल में ली ग्रैंडमा भी गई थी और वो इस फेस्टिवल के दौरान बहुत खुश थी क्योंकि सांगी को देखकर उसे अपने बेटे की याद आई। ली ग्रैंडमा खाना खाने के बाद डस्टबिन के पास जाती है अपना कचरा फेंकने के लिए और जैसे ही वो वहां से चली जाती है टेबल पे बैठे हुए बाकी के बूढ़े लोग उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। एक औरत बोलती है कि देखो ना बेचारी ली, उसकी हालत कितनी खराब हो गई है, उसका बेटा उससे मिलने नहीं आ पाता क्योंकि वो शहर में रहता है और वो ज्यादा भी नहीं कमाता। मैंने तो सुना है कि उसके पोते को एक बहुत बड़ी बीमारी है जिस वजह से उसे हमेशा हॉस्पिटल में रहना होता है। मुझे तो ली पे बहुत ज्यादा दया आती है। ये सारी बातें सांगी भी सुन रहा होता है और वो अचानक ली के पास जाता है जो अभी भी डस्टबिन में कचरा डाल रही होती है। वो ली को मदद करता है तो ली उसे बोलती है कि नहीं नहीं मैं ये सब कुछ अकेले कर सकती हूँ। तो सांगी बोलता है कि नहीं, आप तो मेरी माँ की तरह हो, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। सांगी फिर ली ग्रैंडमा के साथ सेल्फी भी खींचता है और यहाँ ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में सांगी ने एक लकी ड्रॉ कॉम्पिटिशन रखी होती है और जिसका भी नंबर वो बॉक्स से निकालेगा उस इंसान को फ्री स्टैंडिंग लैंप मिलेगा। सांगी फिर बॉक्स से चिट्ठी निकालता है और इस चिट्ठी पे लिखा होता है नंबर 27 और 27 नंबर का टिकट ली ग्रैंडमा का ही होता है। ली ग्रैंडमा को स्टेज पे बुलाया जाता है और सांगी उसे लैंप देते हुए बोलता है कि ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, आपको इस पे सिर्फ टैक्स भरना होगा और कुछ नहीं। ली ग्रैंडमा को अच्छा नहीं लगता इतना बड़ा गिफ्ट एक्सेप्ट करने में, इसलिए वो सांगी को बोल देती है कि मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती, तुम ये किसी और को दे दो और वहाँ से ली ग्रैंडमा चली जाती है। इसके बाद सांगी ने रखे हुए किसी भी फेस्टिवल में ग्रैंडमा नहीं जाती क्योंकि उसे बुरा लगता है सांगी ही सब कुछ उन्हें दे रहा है, लेकिन वो सांगी को कुछ नहीं दे पा रही। एक दिन ग्रैंडमा अपनी छोटी सी दुकान पे बैठी होती है जब अचानक वहाँ सांगी आ जाता है। सांगी उससे पूछता है मम्मी क्या आप मुझसे नाराज हो, आजकल आप मेरे फेस्टिवल में क्यों नहीं आ रही। तो ग्रैंडमा बोलती है कि मैं क्यों नाराज होंगी, मुझे तो बुरा लगता है कि तुम हमारा इतना ख्याल रखते हो लेकिन मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक्स भी खरीद नहीं सकती। सांगी बोलता है कि उसमें बुरा लगने जैसी क्या बात है, चलो आज मैं आपको आपका सामान बेचने में मदद करता हूँ। और सांगी वहाँ पे गाना शुरू कर देता है। सांगी के गाने सुनकर और उसका परफॉर्मेंस देखकर वहाँ बहुत सारी भीड़ आ जाती है और ग्रैंडमा का बहुत सारा सामान बेचा जाता है।
है। ग्रैंडमा बहुत खुश होती है कि सांगी की मदद की वजह से आज उसकी इतनी कमाई हुई, इसलिए वो सांगी को अपने घर पे बुलाती है खाना खाने के लिए। खाना खाते वक्त सांगी ग्रैंडमा को अपने फोन पे एक छोटे बच्चे की फोटो दिखाकर बोलता है कि ये मेरा बेटा है, ये 5 साल का है और ये हमेशा बीमार रहता है, इसलिए मैं इधर उधर काम करता हूँ ताकि मैं बहुत सारे पैसे कमा कर उसकी जिंदगी अच्छी बना सकूँ। खाना खाने के बाद सांगी ग्रैंडमा के घर से चला तो जाता है, लेकिन ग्रैंडमा सांगी के बारे में ये सोच रही होती है कि कैसे वो इतनी मेहनत कर रहा है अपने बीमार बेटे की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए, जैसे उसका खुद का बेटा कर रहा है उसके पोते के लिए। ग्रैंडमा बहुत इमोशनल होकर अपने पैसे की पोटली खोलती है और उसमें से सारे पैसे लेकर वो सांगी के पास चली जाती है और ये सारे पैसे सांगी को दे देती है। सांगी पैसे लेने से मना कर देता है तो ग्रैंडमा उसे बोलती है कि तुम मेरे बेटे की तरह हो, तुम्हें ये पैसे रखने ही होंगे। तो सांगी उसे बोलता है कि मैं आपसे पैसे तो नहीं ले सकता, लेकिन मुझे किसी और चीज में आपकी मदद की जरूरत है, क्या आप मुझे मदद करेंगी? और ग्रैंडमा बिना सोचे समझे हाँ बोल देती है और अगले सीन में सांगी ग्रैंडमा से एक पेपर पे साइन ले रहा होता है। ग्रैंडमा सांगी को पूछती है कि ये कौन सा पेपर है, तो सांगी उसे बोलता है कि इस पेपर पे साइन करने से मुझे कुछ कमीशन मिलेगा, लेकिन असल में ये एक क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है। ग्रैंडमा सांगी की बात मान लेती है और इस पेपर पे साइन कर देती है और यहाँ ये सीन कट हो जाता है। कुछ दिनों बाद सांगी अपनी दुकान पे बैठा होता है और वहाँ से ग्रैंडमा चल के जाती है। सांगी और ग्रैंडमा थोड़ी देर एक दूसरे से बात करते हैं और फिर सांगी ग्रैंडमा को बोलता है कि मुझे खाना खाने जाना था, क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरी दुकान पे ध्यान रख सकती है? और ग्रैंडमा उसे हाँ बोल देती है। सांगी खाना खाने चले जाता है और ली ग्रैंडमा को नई स्टॉल पे देख के बहुत सारे गाँव के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और सांगी का सारा सामान बेचा जाता है। थोड़ी देर बाद सांगी वहाँ आ जाता है और वो बहुत शॉक्ड होता है देख कर कि ग्रैंडमा ने उसका सारा सामान बेच दिया। वो ग्रैंडमा को कुछ पैसे देते हुए बोलता है कि ये आपके लिए, आपने मेरी आज इतनी मदद की तो ये आप रख लीजिए। ग्रैंडमा पैसे लेने से मना कर देती है तो सांगी उसे बोलता है कि आप खुद के लिए ये पैसे मत रखिए, लेकिन आपका बेटा और पोता जब आपको मिलने आए तो ये पैसे आप उन्हें दे दीजिए। और ग्रैंडमा ये पैसे रख लेती है और यहाँ ये सीन कट हो जाता है। कुछ दिनों बाद बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है और ग्रैंडमा अपने घर पे बैठी होती है जब वहाँ पे सांगी और उसके दोस्त आ जाते हैं। उनके हाथों में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होता है और वो ग्रैंडमा को पूछते हैं कि क्या हम आपके घर पे ये थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं जब तक बारिश नहीं रुकती। तो ग्रैंडमा उन्हें हाँ बोल देती है और वो लोग सारा सामान ग्रैंडमा के घर में रख देते हैं। सांगी बोलता है कि मैं थोड़ी देर में ये सामान लेने वापस आ जाऊंगा और वहाँ से सांगी और उसके दोस्त चले जाते हैं। ग्रैंडमा फिर ऐसे ही बैठी होती है जब उसे किसी का कॉल आता है और वो फोन उठा लेती है। सामने का इंसान ग्रैंडमा को पूछता है कि क्या आपका नाम ली है, तो ग्रैंडमा हाँ बोल देती है। सामने का इंसान फिर बोलता है कि आप आपके क्रेडिट कार्ड के पैसे कब भरने वाली है, अगर आपने पैसे नहीं भरे तो हम आप पे कोर्ट केस कर देंगे। कोर्ट केस की बात सुनकर ली ग्रैंडमा डर जाती है और पूछती है कि क्या इस कोर्ट केस के बारे में मेरे बेटे को भी पता चलेगा। तो क्रेडिट कार्ड वाला बोलता है कि ऑफ कोर्स पता चलेगा और अगर आपने पैसे नहीं भरे तो आपके बेटे को भरने पड़ेंगे। ये बात सुनकर ली ग्रैंडमा रोने लगती है क्योंकि उसे पता है कि उसका बेटा बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है और अगर उसे ये कोर्ट केस की बात पता चल गई तो उसे और ज्यादा तकलीफ होगी। उसी वक्त कुछ गाँव के लोग ली ग्रैंडमा के घर पे आकर उस पर चिल्लाने लगते हैं कहकर कि हमें हमारे पैसे वापस दे दो, नहीं तो हमारे प्रोडक्ट्स एक्सचेंज करके दे दो। ली ग्रैंडमा को ये सिचुएशन समझ में नहीं आती तो एक औरत बोलती है कि उस दिन तुमने हमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचा और वो सारे प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव है, हमें हमारे पैसे वापस दे दो। तो ली ग्रैंडमा बोलती है कि वो दुकान मेरा था ही नहीं, वो दुकान तो सांगी का था, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और वो सबको लेकर मार्केट में जाती है, लेकिन सांगी का दुकान गायब हो गया होता है और वहाँ सिर्फ कचरा रह गया है। दुकान के पास भी भीड़ जमी होती है और ये सारे लोग भी ली पे चिल्ला रहे होते हैं कि तुमने हमारे पैसे चोरी किए, तुम एक फ्रॉड हो। और ये सिचुएशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ पे पुलिस आ जाती है और पुलिस ली को लेकर पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं। वहाँ पूछताछ के वक्त ग्रैंडमा बताती है कि वो मेरा दुकान है ही नहीं, वो मेरा सामान भी नहीं है, मैं तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए सांगी का दुकान देख रही थी। तो पुलिस उसे बोलता है कि आप मुझसे झूठ मत बोलो, मेरे सामने मुझे रिकॉर्ड दिख रहा है कि आपके क्रेडिट कार्ड से ही आपने ये सारा सामान खरीदा है और आपने इन सारे लोगों को फंसाया है। ग्रैंडमा बोलती है कि मैं तो उस दिन सिर्फ सांगी की दुकान पे मदद कर रही थी, मैंने किसी को फंसाया नहीं, मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं है। तो सारे लोग ग्रैंडमा पे चिल्लाने लगते हैं कहकर कि हमने उस दिन मार्केट में देखा कि सांगी तुम्हें पैसे दे रहा था, इसका मतलब तुम और सांगी साथ में मिलकर काम कर रहे हो और सबको उल्लू बना रहे हो। ग्रैंडमा सबको बहुत समझाने की कोशिश करती है कि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो पुलिस वाला बोलता है कि देखो मेरे पास सारे प्रूफ्स है कि तुमने ये सब कुछ किया है और अगर तुम्हें पुलिस का मैटर नहीं समझ में आता तो तुम तुम्हारे बेटे को यहाँ पे बुला लो, वो जवान है, उसे समझ में आ जाएगा। और ये बात सुनकर ग्रैंडमा फिर से डर जाती है क्योंकि उसे अपने बेटे को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना है इन बातों में। ग्रैंडमा रोने लगती है और हाथ जोड़कर पुलिस वाले को बोलती है कि प्लीज मेरे बेटे को इस बारे में मत बताओ, उसकी जिंदगी ऑलरेडी डिफिकल्ट है और अगर उसे ये बात पता चल गई तो उसे और ज्यादा परेशानी होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से उसे कोई तकलीफ हो, तो प्लीज तुम्हें जो सजा देनी है वो मुझे दे दो, लेकिन मेरे बेटे को इसमें इन्वॉल्व मत करो।
अगले सीन में ग्रैंडमा पुलिस स्टेशन से बाहर आती है और उसे सांगी का कॉल आता है। सांगी बोलता है, मम्मी तुम क्या कर रही हो? तो ग्रैंडमा बोलती है कि तुम मुझे मम्मी मत बुलाओ, आज तुम्हारी वजह से मुझे पुलिस स्टेशन आना पड़ा और पुलिस वाले बोल रहे हैं कि तुम तुम्हारे बेटे को यहाँ लेके आओ। सांगी बोलता है कि पुलिस वाले तो सही कह रहे हैं, अगर तुमने लोगों के पैसे वापस नहीं दिए तो तुम्हारे बेटे को ये पैसे भरने होंगे और इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है एक स्पेशल टिप देने के लिए। अगर तुम तुम्हारे बेटे की परेशानियां और नहीं बढ़ाना चाहती तो तुम खुद की जिंदगी को खत्म कर दो। अगर तुम ही नहीं रहोगी तो पैसे भरने का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा और ये सबसे अच्छा सोल्यूशन है। इस हादसे की वजह से ली ग्रैंडमा ने डिसाइड किया कि वो खुद की जान ले लेगी ताकि ये मैटर पूरी तरह से सॉल्व हो जाए और उसके बेटे की टेंशन भी ना बढ़े। ली ग्रैंडमा की पूरी स्टोरी संगचल, दोकी, गोउन, जिनोन और क्योंकू मिलकर सुनते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो सांगी और उसके साथ काम करने वालों से बदला लेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कि और किसी मासूम की जिंदगी खराब हो जाए। यहाँ ली ग्रैंडमा भी गेम सेंटर पे आ जाती है और वो बदला लेने का ऑप्शन चूज करती है और पूरी टीम फिर काम पे लग जाती है। पहले वो डिसाइड करते हैं कि वो ढूंढ निकालेंगे कि सांगी इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ से ला रहा है, इसलिए वो रात के वक्त सांगी का पीछा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि सांगी पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स को रिपेयर करके यूज करता है और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें बंद होने वाली होती है उनसे उनका सारा मटेरियल सांगी बहुत कम पैसों में खरीद लेता है। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर सांगी फिर नए गांव में जाता है और वहाँ फिर से एक बार वैसे ही स्कैम चलाता है जैसे उसने पहले किया था। यहाँ सांगी फिर से एक नए गांव में आ गया है अपने नए विक्टिम को ढूंढने के लिए और फिर से एक बार वो सारे बूढ़े लोगों से बहुत अच्छे से बात करता है, उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देता है, उन्हें मम्मी पापा कह के बुलाता है, उनके साथ गाने गाता है, उन्हें एंटरटेन करता है और फिर से एक बार सारे बूढ़े लोग इम्प्रेस हो गए हैं। लेकिन इस बार कोई भी सांगी के जाले में नहीं फंसेगा क्योंकि दोकी और उसकी टीम उन पे कड़ी नजर रख रही है। पिछले गाँव की तरह ही इस गाँव में भी सांगी एक फेस्टिवल अरेंज करता है और एक बूढ़े ग्रैंडपा के साथ फोटो क्लिक करता है। गोउन को शक होता है इसलिए वो सांगी का फोन चेक करती है और उसे पता चलता है कि सांगी ये फोटो अपने 2 साथियों को भेज रहा है ताकि उन सबको भी पता चले कि वो अब इस आदमी को टारगेट करने वाला है। पिछले टाइम की तरह फिर से एक बार लकी ड्रॉ रखा गया होता है और इस बार चिट्ठी पे नंबर आता है 19 और आप सब गेस कर सकते हैं कि ये 19 नंबर का टिकट किसके पास होगा। आपने बिल्कुल सही गेस किया, ये नंबर 19 का टिकट है उन्हीं बूढ़े ग्रैंडपा के पास जिनके साथ सांगी ने पहले सेल्फी क्लिक की थी। लकी ड्रॉ के बाद जिनोन और क्योंकू जो एक्टिंग कर रहे हैं कि वो भी गांव के ही लोग हैं, वो चुपके से सांगी और उसके साथियों की बात सुन लेते हैं। सांगी बोलता है कि इस गांव से जितने भी लोगों ने हमारे पेपर्स पे साइन किया है, इन पेपर्स को जल्दी से जल्दी योंगचिल तक पहुंचा दो। गोउन ढूंढ निकालती है कि यंगचिल कौन है और दोकी यंगचिल से मिलने उसके एड्रेस पे ही जाता है। यहाँ हमें यंगचिल की स्टोरी दिखाई जाती है। वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान तो चलाता है लेकिन साथ साथ वो ये स्कैमिंग का बिजनेस भी चलाता है। सांगी बूढ़े लोगों को टारगेट करके उनकी आईडी पे की इन्फॉर्मेशन ले लेता है, उनकी साइन ले लेता है और वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यंगचिल को भेज देता है। यंगचिल फिर इन डॉक्यूमेंट्स को यूज करके बहुत सारे सिम कार्ड्स खरीदता है और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स ले लेता है। इन बूढ़े लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि उनके नाम पे इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स है या सिम कार्ड्स है और इस सिचुएशन का यंगचिल और उसके साथ ही पूरी तरह से फायदा उठाते हैं। यंगचिल अपने ऑफिस में बैठा होता है और दोकी वहां पहुंच जाता है। दोकी यंगचिल और उसके साथियों को बोलता है कि मैंने जो प्राइज जीता है और मैंने जिस सब्सक्रिप्शन पेपर पे साइन किया है वो सब कुछ मुझे कैंसिल करना है। तो यंगचिल बोलता है कि तुम्हारा सब्सक्रिप्शन तो कभी कैंसिल नहीं हो सकता। दोकी उन ग्रैंडपा की इन्फॉर्मेशन टेबल पे रखता है जिनके साथ सांगी ने फोटो क्लिक की थी और ये देखकर यंगचिल के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि उनका अगला टारगेट ये ग्रैंडपा ही रहेंगे। दोकी फिर से एक बार बोलता है कि मेरा सब्सक्रिप्शन कैंसिल करके दो। तो यंगचिल को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि मैं जब तक अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ तब तक तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। यंगचिल के गुंडों ने दोकी को घेर भी लिया है लेकिन दोकी सिर्फ स्माइल करता है और फिर उठकर सबकी 1 बाय 1 पिटाई करता है। सारे गुंडे बेहोश हो गए होते हैं दोकी के पिटाई की वजह से और दोकी एक USB लगा लेता है उनके कंप्यूटर में उनका सारा डेटा अपने पास ट्रांसफर करने के लिए। इसके बाद दोकी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को जला देता है और फिर अपने अगले टारगेट यानी सांगी को सबक सिखाने के लिए वहां से निकलता है। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि पिछले एपिसोड के एंडिंग में हमने एक हाजुन नाम के लड़के को देखा था जो संगचल के ऑफिस का दरवाजा खटखटाता है कहते हुए कि प्लीज मुझे अंदर आने दो, आज मेरा पहला दिन है। तो इस एपिसोड में हमें पता चलता है कि ये भी एक नया टैक्सी ड्राइवर है संगचल के कंपनी में, लेकिन अब तक इसके कोई इंपॉर्टेंट सीन्स आए नहीं है, इसलिए मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन कट कर दिया है। एनीवे, यहाँ पे सांगी और उसके साथी किसी गाँव के सुनसान रास्ते पे जा रहे होते हैं जब अचानक उनका ट्रक खराब हो जाता है। आजू बाजू में कोई नहीं होता उनकी मदद करने के लिए, लेकिन फिर उन्हें दिखाई देता है कि एक ट्रैक्टर उनकी तरफ आ रहा है और ये ट्रैक्टर कोई गांव का आदमी ही चला रहा है। फिर हमें इस ट्रैक्टर चलाने वाले आदमी का चेहरा दिखाया जाता है और ये और कोई नहीं दोकी होता है। दोकी इनके ही खेल में इन्हें ही उल्लू बनाएगा और यह एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।